वेलकम टू माय चैनल। शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे पोयम द लेक आइजल ऑफ इनिसफ्री का एनालिसिस। ये लिखी गई है W.B. येट्स के द्वारा, जिनका जन्म हुआ था 13 जून 1865 आयरलैंड में और इनकी डेथ हुई थी 28 जनवरी 1939 फ्रांस में। ये एक आयरिश पोइट रहे हैं और 20th सेंचुरी के फोरेमोस्ट फिगर, मतलब जो प्रधान या मेन पोइट होते हैं उनमें से एक थे ये लिटरेचर के। और 1923 में नोबेल प्राइज भी मिला है लिटरेचर के लिए। जब येट्स लंदन में थे तब 1888 में ये पोयम लिखी गई और सबसे पहले इसका पब्लिकेशन हुआ कलेक्शन द नेशनल ऑब्जर्वर में 1890 में। इसके बाद इसको वॉल्यूम द रोज में इंक्लूड किया गया 1893 में। पोयम एक लिरिक है जो कि एक्सप्लोर करती है पोइट की लॉन्गिंग्स, मतलब डिजायर्स को पीस और ट्रैंक्विलिटी ऑफ इनिसफ्री के लिए। मतलब पॉइट की इच्छा है इनिसफ्री, जो कि एक झील का नाम है जहाँ पर पीस और ट्रैंक्विलिटी मतलब शांति का स्थायित्व है, ऐसी जगह पर जाने की उसकी डिजायर है। इनिसफ्री एक लेक है और एक बहुत शांत जगह है जहाँ पर पॉइट ने अपना चाइल्डहुड स्पेंड किया है। पोयम दिखाती है कि जब पॉइट लंदन शहर की गलियों से, वहाँ के माहौल से व्यथित हो जाता है तो वो वापस अपने चाइल्डहुड प्लेस पर जाना चाहता है। तो शुरू करते हैं अब पोयम का एनालिसिस लाइन बाय लाइन। आई विल अराइज एंड गो नाउ एंड गो टू इनिसफ्री एंड ए स्मॉल केबिन बिल्ड देयर ऑफ क्ले एंड वेटल्स मेड। क्ले एंड वेटल्स का मतलब है मिट्टी और छप्पर या घास फूस से बना हुआ। लंदन शहर का जो नॉइज है, जो कोलाहल है, उसने पॉइट के माइंड को इतना परेशान किया है कि वो बिना कोई समय गवाए तुरंत इनिसफ्री के लिए प्रस्थान करना चाहता है या फिर ऐसी डिजायर रखता है। उसकी जो इमेजिनेशन है उस जगह पर उसको लेकर जाती है, मतलब उसके जो थॉट्स हैं, विचार हैं, उसमें उसकी पुरानी चाइल्डहुड मेमोरीज ताजा होती हैं। वहां पर वो एक स्मॉल केबिन बनाएगा जो कि क्ले एंड वेटल्स मतलब मिट्टी और छप्पर या घास फूस से बना होगा और वहां पर वो वेजिटेशन या वनस्पति को ग्रो करेगा। 9 bean rows will I have there, a hive for the honeybee, and live alone in the bee-loud glade. 9 bean rows मतलब वहाँ पर सेम की फली की 9 कतारें होंगी और वो बी मतलब शहद की जो मक्खियां हैं उनके लिए हाइव या छत्ता भी बनाएगा और जो वहाँ का एनवायरनमेंट है वो मधुमक्खी की आवाज से गुंजित होगा। इस तरीके से वो ऐसे पीसफुल प्लेस पर अकेला घूमेगा या भ्रमण करेगा, मतलब वहाँ पर सिर्फ नेचुरल चीजों की आवाज होगी जो उसे शांति प्रदान करेगी। इस प्रकार के थॉट्स, विचार या फिर जो ड्रीम्स हैं उसके मस्तिष्क पर छाए हुए हैं जब वो उस व्यस्त शहर जो लंदन शहर है उसकी सड़क के किनारे खड़ा हुआ था। And I shall have some peace there, for peace comes dripping slow, dropping from the vales of the morning to where the cricket sings. पीस कम्स ड्रॉपिंग स्लो का मतलब है शांति का धीरे धीरे वातावरण में फैलना। वेल्स ऑफ द मॉर्निंग का मतलब है सुबह की धुंध और क्रिकेट का मतलब है झिंगुर। जिस मोमेंट की पॉइंट इमेजिनेशन कर रहा है, कल्पना कर रहा है, वो उसे इनिसफ्री झील के टापू पर लेकर जाती है। वो ऐसा एक्सपीरियंस करता है, अनुभव करता है कि उसे वहां पर शांति मिल जाएगी, क्योंकि जो शांति है वो मॉर्निंग से ही धीरे धीरे आती दिख जाती है और सारे वातावरण में फैल जाती है। पीस या जो शांति है वो धीरे धीरे प्रातकालीन कोहरे या धुंध से आती है और दोपहर में आकर शाइन करने लगती है या चमकने लगती है और फिर ये जो शांति है शाम की तरफ बढ़ती जाती है। जब शाम में क्रिकेट मतलब जो झिंगुर है उसकी जो वॉइस है उसका संगीत सुनाई देता है। There midnights all a glimmer and noon a purple glow and evening full of the linnets wings. उस समय जो आकाश है वो लिनेट पक्षियों से भर जाता है। लिनेट एक पक्षी है, गीत गाने वाला पक्षी, और जो शांति है वो सारी रात चमकती रहती है। इस प्रकार से दिन और जो रात हैं वो दोनों ही शांति से भरे होते हैं। पीस या शांति की जो जर्नी है, जो यात्रा है, वो रात्रि की चुप्पी से निकलती है और सुबह का जो वेल है, जो घूंघट है, उसको उठाती है और दोपहर को चमका देती है। इस प्रकार से जो नून है वो पर्पल ग्लो मतलब जो दोपहर की हल्की धूप है या फिर जो बैंगनी चमक है उससे सजीव हो उठती है और इस प्रकार से जो शाम और जो रात्रि है वो भी पूरे संपूर्ण शांति के वातावरण में बदल जाती है। इस प्रकार से झींगुर और संध्याकालीन जो लिनिट पक्षी है और मधुमक्खियों की आवाज के साथ इनके कई साथी हैं जो प्रकृति के संगीत या फिर म्यूजिक ऑफ नेचर को क्रिएट करते हैं।
यीट्स अपने घर की यादों से इतना व्यथित या परेशान हो जाते हैं कि वो कह उठते हैं, आई विल अराइज एंड गो नाउ। मतलब एक डिटर्मिनेशन का भाव नजर आता है यहाँ पर, एक दृढ़ निश्चय दिखाई देता है कि मैं अब भी उठूंगा और जाऊंगा। फॉर ऑलवेज नाइट एंड डे आई हियर लेक वाटर लैपिंग विद लो साउंड्स बाय द शोर। यहाँ पर एक घटना का वर्णन किया गया है जिसमें जो पॉइंट हैं वो केमिस्ट की शॉप पर एक छोटे फव्वारे को चलता हुआ देखते हैं। तो जो यीट्स थे वो पहले से ही बेचैनी की मुद्रा में थे, रेस्टलेस मूड में थे। जब उन्होंने उस छोटे फव्वारे को देखा तो उन्हें एक पल में ऐसा लगा कि मानो इनिस्फ्री जो झील है उसका पानी किनारे से टकरा रहा हो। वो जो फव्वारे का जो सीन था, जो दृश्य था, उसका उसके माइंड में सेटल होने से पहले ही जो इनिस्फ्री झील है उसकी जो यादें हैं वो उसकी माइंड में छप गईं। और यही वो यादें हैं जो दिन रात उसकी आइज़ के या आंखों के सामने आती रहती हैं। इन यादों से वो मोटिवेट होता है, प्रेरित होता है और तुरंत अपने घर जाने की इच्छा उसके मन में आती है। फव्वारे की जो मधुर धारा है वो एक धीमी आवाज़ करती है जो उसे अट्रैक्ट करती है और उसे लगता है कि जो इनिस्फ्री झील है उसका जो पानी है या फिर जो झील है वो उसे अपनी तरफ बुला रही है। मतलब जो उसका चाइल्डहुड प्लेस है वहाँ पर उसे बुलाया जा रहा है। While I stand on the roadway or on the pavements grey, I hear it in the deep heart's core। ये सारी घटना जब हुई थी तो जो पॉइंट था वो लंदन के रोड के किनारे खड़ा हुआ था और उस समय लंदन शहर की ग्रे पेवमेंट ने उसे शहर के कठोर जीवन का एक्सपीरियंस या अनुभव करा दिया, जबकि उसके खुद के हृदय या हार्ट के अंदर जो डीप कोर है, जो अंतः स्थल है, उसमें झील के पानी की जो स्वीट टोन है, जो आवाज है मधुर, वो हमेशा थ्रिल्ड या रोमांचित रहती है। यहाँ पर पेवमेंट्स ग्रे का डायरेक्ट अर्थ है भौतिकतावाद के प्रति जो लोगों का प्रेम है। लेकिन मैटेरियलिस्टिक या फिर भौतिकतावाद से भरा हुआ ये शहर पॉइंट को कोई आनंद प्रदान नहीं करता और उसके हार्ट के जो डीप कोर है उसमें हमेशा जो इनिस्फ्री लेक है, उसका जो चाइल्डहुड प्लेस है, उसके बुलाने या आह्वान की ही आवाज हमेशा आती रहती है। उसके माइंड में वही थॉट्स या विचार चलते रहते हैं। तो इस तरीके से इस पोएम की समरी खत्म होती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।